नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस रोमांचक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड में आप जो कहानी सुनने वाले हैं, उस कहानी के हर एक मोड़ खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, अगर आप इस कहानी को आपके खुद के जीवन में कभी घट चुकी है ऐसा सोच सकते हैं तो शायद आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी काठमांडू का रहने वाला दर्पण नाम का एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। उसकी ये दिल दहलाने वाली कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, मेरा नाम है दर्पण और मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सिर्फ कहानी मत समझना। ये घटना मैं अपने होश में रहते हुए अपने आंखों से देखा था और साथ ही साथ अनुभव किया था। लेकिन उस घटना के बारे में आज भी सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं अगर किसी पनौती इंसान का मुंह सुबह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन पता नहीं मैं उस दिन किसका मुंह देखकर उठा था। आज वो दिन मेरे जिंदगी का बस एक सवाल बनकर रह गया है। बहुत सारा लोगों को मैंने उस घटना के बारे में बताया। किसी ने यकीन किया तो किसी ने नहीं किया। किसी ने बोला शायद ऐसा भी हो सकता है और किसी ने ऐसा भी बोला कि वो बिल्कुल मेरा एक भ्रम था, लेकिन मैं इसे भ्रम नहीं मान सकता। आज मेरा उम्र 45 साल का है और ये घटना आज से लगभग 11 साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मैं नया नया ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले मैं 5 साल तक ट्रक ड्राइवर का हेल्पर के तौर पे काम किया करता था। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब मिल गया था। ट्रक में सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ही मेरा काम होता था। उस दिन ट्रक भर के चावल लेकर मुझे ट्रांसपोर्ट करना था नेपाल की देवघाट नाम का एक जगह पर। 8 से 10 घंटे की सफर थी, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि देवघाट नाम का वो जगह मेरे लिए नया था। और उस दिन बदकिस्मती से कोई दूसरा ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। पहले मैं वहां कभी गए नहीं थे। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर भी था और वो उस ट्रांसपोर्ट में मेरे साथ जाने वाला था, लेकिन देवघाट पहुंचने से पहले ही वो उतरने वाले थे। बात हुआ था वो जहां उतरेंगे वहां से मेरा डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं, वहां पहले से ही रास्ते में लोग मौजूद होंगे। बाकी रास्ता वो लोग कॉल करके बता देंगे। उस समय मेरे पास एक नोकिया का बटन वाला फोन हुआ करता था। उसमें हर किसी का नंबर मैं सेव करके रखता था, लेकिन आगे चलकर मेरे साथ जो हुआ था वो कभी भी ना होता अगर मैं पहले से ही चेत हो जाता। खतरे की घंटी सुबह निकलने से पहले ही बज चुकी थी। सुबह 9 बजे मुझे रवाना होना था, लेकिन ट्रक लोड होने के बाद अचानक एक जोर की आवाज के साथ ट्रक के पीछे के टायर फट गया। और फिर क्या, फिर से ट्रक को खाली किया गया और नई टायर लगाने के बाद रीलोड करने में बहुत वक्त निकल गया। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी था, मतलब किसी भी हाल में वहां आज ही पहुंचना है। तो फिर ऐसे में रवाना देने में 12 बज चुका था। मैं और मेरा हेल्पर बातें करते हुए बहुत ही मजे से अपनी ट्रिप की आनंद ले रहे थे। दोपहर का खाना हम दोनों एक साथ एक ढाबे में खाया और फिर अपने सफर का मजा लेते हुए आगे चलने लगा। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम ढलकर समय गिरी रात के ओर। जैसे जैसे रात गिरते गए सड़क पर गाड़ी की संख्या भी कम होता गया और एक समय मेरा हेल्पर गाड़ी से उतर गया। उसके घर यही कहीं आसपास है। ट्रक से उतरने से पहले वो लड़का मुझे बोला था यहाँ से ये रोड पकड़कर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे 2 लोग इंतजार करते हुए रास्ते में मिल जाएंगे। उन लोगों का फोन नंबर भी कागज में लिखा हुआ है। अगर कोई परेशानी होता है तो मैं उन लोगों को एक बार कॉल कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो ट्रक से उतर गया, लेकिन उसी वक्त जाते जाते वो कुछ ऐसा बोल गया जो सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। उसने बोला था चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रक के सामने क्यों ना आ जाए, मुझे किसी भी हालत में ट्रक को नहीं रोकना है। ट्रक रोकने से भयंकर संकट आ सकता है, जो कि मैं इतनी रात को बिल्कुल अकेला हूं। इसलिए अगर मेरे साथ कोई होता तो चिंता करने की कोई बात नहीं होती। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं तो थोड़ा डर ही गया था। एक तो नई जगह, ऊपर से इतनी रात हो चुकी है। लेकिन फिर मैंने सोचा ज्यादा दूर की बात तो नहीं है ना,
बस 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुझे वो लोग जरूर मिल जाएंगे। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि वो मजाक मजाक में मुझे डराने के लिए मुझे ये सब बोलकर भाग गया था। पर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस 20 किलोमीटर के अंदर अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। उस लड़के का नाम विक्रम था। मैं विक्रम को उतरने के बाद फिर से ट्रक को गियर में डाला और आगे की तरफ चलने लगा। उस समय रात को 12:30 बज चुका था। पहाड़ और जंगलों से घिरी हुई नेपाल का उस जगह में उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। रास्ते में आता जाता कोई नजर नहीं आ रहा था। सच कहूं तो उस वीरान सा जगह में उस वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ट्रक की हेडलाइट के रोशनी में आगे की रोड बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे में अचानक मेरे सामने जंगलों के अंदर से एक बड़ा साइज का बिल्ली रास्ते के दूसरी तरफ दौड़ते हुए निकल गए। हमारे भारतीय संस्कार में रास्ते में बिल्लियों का काटना अशुभ माना जाता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ऐसी हालत में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, उसके बाद ही सफर में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे कानों में बस विक्रम की वो बातें गूंज रही थी। मुझे लगा कि वो शायद मजाक मजाक में सीरियसली मुझे चेतावनी दे गए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते एक बार मैं अपने जेब से फोन निकाला और देखा तो उसमें बस एक ही नेटवर्क सिंबल अप डाउन हो रहा था। मुझे थोड़ा और डर लगने लगा, क्योंकि इस हालत में अगर मोबाइल फोन पे नेटवर्क ना मिले तो किसी के साथ कांटेक्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। फिर आगे क्या होगा पता नहीं। यही सारी बातें सोचते हुए मैं मेरे मोबाइल फोन फिर से जेब में रखा और एक पल के लिए ट्रक की साइड मिरर पर आंख डालकर देखा। और उस मिरर के अंदर जो देखा, उसे देखने के बाद मेरा हालत और भी खराब हो गया। मैंने देखा ट्रक के दाएं तरफ कंटेनर के दीवार पर एक छिपकली की तरह कोई इंसान चिपक के बैठा है, या फिर कहो बैठी है, क्योंकि वो एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो जरूर कोई महिला होंगे। ऐसे कोई साधारण इंसान दीवार पर चिपक कर नहीं बैठ सकता। ये तो कोई इंसान मुझे नहीं लगता। मेरे दिल की धड़कन और भी तेजी से धड़कने लगा। मैं अचानक आगे की रोशनी में देखा एक काला साया जंगल से निकलकर बहुत ही तेज गति से सड़क पार करते हुए दूसरी तरफ गायब हो गया। ये सब देखकर मेरे माथे से पसीने की बूंद निकल आई। अगले ही पल जब मैं साइड मिरर पे फिर से नजर डाला तो देखा वह कंटेनर के दीवार पर उस वक्त कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे मन का भ्रम है। डर के मारे अनप शनप चीजें दिखाई दे रहा है। ऐसे हालत में समय और रास्ता मानो एक जगह रुकी हुई थी। उस 20 किलोमीटर का सफर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो 20 किलोमीटर नहीं, मुझे 200 किलोमीटर जाना है। मैं ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ाया और मैं बेहद ही जागरूकता के साथ ट्रक चलाने लगा। उस वक्त मुझे थोड़ा प्यास भी लग रहा था, लेकिन ट्रक को रोककर बोतल निकल के पानी पीने की इरादा उस समय मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। मैं बस सोच रहा था कब मैं इस 20 किलोमीटर का सफर खत्म कर पाऊंगा। और एक अजीब बात यह थी, विक्रम जब से ट्रक से उतरा तब से लेकर अब तक कोई इंसान या फिर कोई गाड़ी आगे मुझे नजर नहीं आया। इस रास्ते में घना जंगल के अलावा कोई घर या फिर दुकान भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में चलते चलते कुछ ऐसा हो गया जिसमें मेरा तो बस पैंट गीली होना बाकी था। ट्रक में फ्यूल रहने के बावजूद अचानक ट्रक आवाज करते हुए रास्ते में ही रुक गए। मैं काफी हैरान हो गया। कई बार कोशिश करने के बावजूद ट्रक बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। बस आगे की हेडलाइट जल रहा था और उस रोशनी में दूर सुनसान सड़क और वीरान वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं दुनिया से बाहर आ गया हूं। मैं फिर और एक बार अपना नजर घुमा के साइड मिरर में देखा, लेकिन फिर से मुझे वह कुछ अजीब दिखाई नहीं दी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर से जेब से मेरा मोबाइल निकाला और पर्स में रखी हुई उस कागज को निकाला जिस कागज में उन लोगों का नंबर है। लेकिन मोबाइल फोन ऑन करते ही मैं देखा थोड़ा बहुत जो नेटवर्क मुझे कुछ देर पहले मिल रहा था वो अभी बिल्कुल गायब है। फिर भी मैं कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। हाथ घड़ी में देखा
तो समय 1:15 हो चुका था। मैं थोड़ा इधर उधर नजर घुमाया तो मेरे चारों तरफ अंधेरों के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दी। अजीब मुसीबत है, एक तो फोन में नेटवर्क नहीं है और दूसरी बात आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। डर के मारे मैं ट्रक के दरवाजा को लॉक करने का सोचा। फिर मैं जैसे ही लेफ्ट साइड के दरवाजा को लॉक करने के लिए आगे गया तो मुझे पीछे थोड़ी ही दूर रास्ते के बगल में एक पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान देखकर मैं काफी सोच में पड़ गया। बस अभी तो मैं इस रास्ते से आया था, लेकिन गौर से देखने के बाद भी मुझे कोई दुकान दिखाई नहीं दी, तो फिर ये कहां से आ गई। फिर मैं सोचा चलो अच्छा ही हुआ, ऊपर वाले शायद मेरी पुकार सुन ली। दुकान के अंदर कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएंगे। विक्रम ने जाते हुए समय खामखा ही मुझे डरा दिया था और उसी डर के कारण मैं मिरर में वो अजीब सा चीजें देखी। ये सोचते हुए मैं ट्रक की चाबी निकाला और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। फिर मैं देखा थोड़ी ही दूर दुकान के अंदर एक लालटेन बहुत ही धीमी धीमी जल रही है। 20-25 कदम आगे चलने के बाद मैं उस छोटी सी दुकान के सामने आ पहुंचा। मैंने देखा दुकान के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो घूंघट निकलकर नीचे की तरफ झुककर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने रहने के बावजूद वो आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। शायद इनकी उम्र हो गई है, इसलिए ठीक से दिखाई या फिर सुनाई नहीं देती है। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आया। मैं खासकर बोला, दादी जी क्या चाय मिल सकती है? उसने आंख उठाकर देखा, लेकिन सच कहूं तो उसके चेहरे में मुझे कुछ अजीब नहीं दिखाई दी। उसे देखकर लगा बेचारी बहुत ही दुखी होंगी शायद, वरना इस उम्र में कौन काम करता है। उसने कांपते हुए अपने हाथों को निकाला और चाय बनाने लगा। उसे देखकर मुझे लगा शायद वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं चाय बनाने तक चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने चाय बनाया और मुझे दिया। चाय पीते पीते मैं उनसे पूछा, क्या आप अकेली हो? आपका घर कहाँ है? तो उसने बातें करना शुरू की। वो बोली कि उसके कोई घर नहीं है, ये दुकान ही उसका सब कुछ है। खाना पीना सोना जागना सब कुछ यहीं पर होता है। उसकी हालत देखकर सच में मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन उस वक्त मेरे भी हालत कुछ अच्छा नहीं था। मुझे मैकेनिक की सख्त जरूरत थी। मैंने उस बूढ़ी औरत को पूछा कि आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है कि नहीं, तो उसने बताया यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, सुबह तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात में अगर बहुत जरूरी ना हो तो कोई इस रास्ते से नहीं जाता। ये बातें सुनने के बाद मैं फिर से परेशान हो गया। मुझे जैसे भी करके हो आज देवघट पहुंचना था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरी हालत देखकर वो बूढ़ी औरत थोड़ा हंसी और फिर बोली, किस्मत तुम बदल नहीं सकते, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, इस हालत में और क्या किया जाए। शुक्र है कि इस बूढ़ी औरत के दुकान मिल गए। मैं चाय पीते पीते उसके साथ बातें करने की कोशिश की। ये जगह कौन सा है, इस जगह में और कोई दुकान है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यही सारी बातें मैं उनसे पूछने लगा। तो फिर उस औरत ने जो बताया वही मैं हूबहू आपको बोल रहा हूँ। दरअसल उस रोड से थोड़ी ही दूर एक नदी है। बहुत साल पहले उस नदी किनारे एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग अपने आप में बहुत खुश थे। 20 से 25 परिवार को लेकर वो गांव बसा हुआ था, लेकिन उस समय एक महामारी शुरू हुई और काफी सारा लोग मारे गए। उन गांव वालों में से एक बूढ़ी औरत थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र जानती थी। गांव वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने आप में डूबकर गांव वालों के साथ रहा करती थी। लेकिन उस महामारी के बाद गांव वालों सोचा इसके पीछे उस औरत का हाथ है, और एक दिन रात को उत्तेजित होकर गांव वालों मिलके उस बूढ़ी औरत को जिंदा जला देती है। सुनने को आता है तब से लेकर आज तक वो औरत उस नदी किनारे घूमती रहती है। वो इंसान से बहुत नफरत करती है, इसलिए रात के अंधेरों में अकेले इंसान को वो अपनी शिकार बनाती है। इस इतिहास को सुनने के बाद मैं उससे कहा, क्या आपको यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगता? तो उसने बोली, आज तक उसने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसमें डरने वाली कोई बात हो, ये सब लोगों का मनगढ़ा कहानी है। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ। इतनी देर तक मैं उस दुकान के अंदर एक छोटी सी बेंच के ऊपर बैठकर
उसे बातें कर रहे थे। उस समय मुझे काफी भूख लग रही थी। शायद ये समझते हुए उस बूढ़ी औरत एक डिब्बे से 2 बिस्किट निकाला और मुझे दिया। मैं उन्हें शुक्रिया कहकर वो बिस्किट खाने लगा और बोला, कल सुबह निकलने से पहले मैं आपका पैसा चुका दूंगा। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नींद आती है तो उस बेंच पर ही सो जाना। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ। थोड़ी ही दूर मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। इतनी रात को और कुछ उपाय ना देखते हुए मैं वहीं बैठकर बातें करने लगा। एक समय हाथ घड़ी में देखा तो समय 2:30 बज चुका था और एक बार मैं जेब से मोबाइल फोन निकाला तो देखा तभी भी नेटवर्क का कोई नाम और निशान तक नहीं था। फिर न जाने बैठे बैठे कब मेरी आंख भारी होने लगा और मैं सो गया। कितनी देर तक मैं सोया था पता नहीं, अचानक झट से मेरी नींद टूट गई और नींद टूटते ही आगे का नजारा देखकर मेरा तो होश उड़ गया। मैं बेंच पर बैठा हुआ हूं, लेकिन वो बूढ़ी औरत और उसकी दुकान वहां से मानो गायब हो चुका था। मैं रास्ते के पास जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे टूटी फूटी बेंच पर बैठा हुआ था। मेरे सामने एक लकड़ी के सहारे लालटेन टांगी हुई थी। मेरे हाथों में एक मिट्टी की बनाई हुई प्याला जिसमें वो बूढ़ी औरत मुझे चाय दी थी और उस लालटेन की धीमी रोशनी में मैं देखा चाय की प्याले के अंदर चाय नहीं बल्कि ताजा लाल खून था और मेरे होंठ पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल खामोश हो गया, मानो मेरे दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ गया था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, पर मैं बेहद ही बुरी तरीके से उल्टी करने लगा। लेकिन इस बार मैं ट्रक की तरफ ना दौड़ते हुए जंगल के दूसरे तरफ दौड़ने लगा तो मुझे पता चला कि ये जंगल धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। मतलब यहाँ काफी बड़ा ढलान है। मैं उस ढलान से नीचे की तरफ दौड़ने लगा और कुछ देर बाद मुझे सामने वो नदी दिखाई दी। तब तक अंधेरों में रहते हुए मेरी नजर थोड़ी तेज हो गई थी। आसपास का नजारा काफी साफ दिखाई दे रहा था। नदी के पास पहुंचते ही मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैं नदी के पानी में हाथ डाला और थोड़ा पानी उठाकर पी ली। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं लोग उम्मीद में जीते हैं, इसलिए मैं फिर से अपने जेब से मोबाइल निकाला तो देखा मेरी मोबाइल तब तक स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसी हालत में मेरे पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक मैं देखा नदी के पानी में एक पत्थर के ऊपर एक महिला बैठी हुई है। वो महिला आगे की तरफ घूम के बैठी हुई थी, इस कारण उसको सिर्फ मैं पीछे से ही देख पा रहा था। उसके माथे का बाल काफी लंबी थी। वो जहां बैठी थी उस पत्थर के कुछ हिस्सा उसके बालों से ढकी हुई थी। उस महिला की शरीर और बैठने की अंदाज देखकर ही पता लग रहा था कि वो महिला काफी सुंदरी होंगी। न जाने कैसे मैं उससे सम्मोहित हो पड़ा। एक स्थिर दृष्टि से मैं बस उसे ही देखने लगा। ऐसे ही 2 मिनट बीत गए और तब मुझे एहसास हुआ उस महिला की बाल धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। अब वो बाल नदी के पानी को छूने वाला है और अगले ही कुछ मिनटों के अंदर अंदर वो बाल धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। मैं सम्मोहित होकर धीरे धीरे नदी में उतर गया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे भी करके हो मुझे उस महिला के पास पहुंचना है। धीरे धीरे पानी मेरे घुटने तक आ गया और कुछ देर बाद कमर तक। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा मुझे लगने लगा कि वो महिला भी मुझसे थोड़ी दूर जा रही है। मतलब हम दोनों के बीच में जो दूरी है वो आगे जाने के बावजूद कम नहीं हो रहा है। फिर भी न जाने किस सम्मोहन से सम्मोहित होकर मैं गहरी पानी के अंदर जाने लगा। ऐसे में अचानक जंगल के अंदर से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मुझे पता था कि मैं नदी के गहरी पानी में डूबने के लिए जा रहा हूँ। फिर भी मेरे मन में किनारे तक पहुंचने का कोई इच्छा नहीं था। मुझे लग रहा था वो महिला मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझे उस तक पहुंचना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैं और भी गहरी पानी में बस जाने ही वाला था। ऐसे में अचानक कोई मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में मैं अपने होश में आ गया। हैरान होकर मैंने देखा मेरे सामने विक्रम खड़ा था और नदी किनारे 3-4 आदमी हाथ में टॉर्च लिए हुए चिल्लाते हुए कुछ बातें कर रहे थे। ऐसे में मैं नदी के और नजर घुमाया तो देखा वो महिला तब तक गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे मैं विक्रम के कंधों पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
सुबह जब मुझे होश आया तो मैं देखा मैं देवघाट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में था। मेरे सामने विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम के मुंह से बाद में मैं सुना था उस रात काफी देर हो चुकी थी, फिर भी मेरा कोई अता पता नहीं चल रहा था। फिर सब लोग घबरा गए। फोन पर एक दूसरे से बातें होने लगी तो वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। विक्रम भी गांव से 2 लोगों को अपने साथ लाया था। रास्ते में ट्रक खड़ा देखकर वो लोग मुझे जंगल में ढूंढा और फिर इस हालत में मैं उनको मिली। विक्रम और बाकी लोग कह रहे थे कि मैं किसी छलावे के शिकार बन गया था। उस रात अगर उन लोगों को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो रात मेरे लिए आखिरी रात होता। और वैसे भी उस रास्ते में कोई दुकान नहीं था, ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। और वो डायन समझ के बूढ़ी औरत को जला देने वाली घटना बिल्कुल सही थी। आज भी उस जगह पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है और इंसान को पकड़ के उसे अपनी शिकार बनाती है। आज मेरी ये जिंदगी मेरे लिए एक वरदान है और यहीं पर खत्म होती है मेरी कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूले। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक खौफनाक कहानी के साथ।